अनट्रबल्ड बैंक्स को देखें, जिसका मैं जिक्र किया था, एचडीएफसी बैंक, और एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक के पुल बैक को देखिए 936 डे हाई पर। आईसीआईसीआई बैंक का आज का लो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आईसीआईसीआई बैंक ने रिएक्शन बहुत सधा हुआ दिया है। कोई पैनिक की स्थिति अगर आप देखें बड़े बैंकों में नहीं है। एचडीएफसी बैंक में भी यही केस था, आईसीआईसीआई बैंक में भी यही केस है। और एक बार आप स्क्रीन पे लिखे आइए इंडसइंड बैंक मेरे कुछ देर पहले शीट में अपीयर भी हुआ था, इट्स 1500, और ये भी बिल्कुल स्टेबल। मतलब लार्ज कैप दिग्गज जो हैं उनमें कोई प्रभाव होना भी नहीं था, और इनफैक्ट प्राइस वाइज है भी नहीं। गौरांग, आपकी राय, जिस प्रकार से एक सधी हुई प्रतिक्रिया यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने और एचडीएफसी बैंक ने दी है? देखिए, जो बदलाव किया आरबीआई ने नियमों को लेकर के या फिर थोड़ी बहुत सख्ती बरती, ये जरूरी इसलिए वीरेंद्र, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही आपको बरतनी नहीं चाहिए और कोई बड़ा कांड नहीं होना चाहिए। ये खबरों के आधार पर है, इससे कोई बड़ा फर्क नतीजों में या आमदनी को लेकर के हो, ऐसा हमें संभव नहीं लग रहा है। और दुर्भाग्यवश जो खबरों को लेकर के जो करेक्शन देख रहे थे हम, और जो थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है वित्तीय क्षेत्र में, खास करके बैंकों में, कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक और बहुत सारी निजी क्षेत्र की बैंक में हमारी खरीदारी की राय है। मिसाल के तौर पर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड एक टॉप ट्रेड है, लेकिन इस पूरे मामले में क्या और पेन देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ अब प्रकाश दीवान भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, स्वागत है आपका। एक थोड़ा सा शॉकर, क्योंकि आरबीआई ने वार्न किया था, लेकिन रिस्क वेट्स बढ़ा देंगे उसकी मुझे नहीं लगता किसी की तैयारी थी। ये बताइए, इसका नीजक रिएक्शन तो आ गया, लेकिन ये कितना आगे और पेन दे सकता है बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए? गुड मॉर्निंग अर्षिता। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आरबीआई गवर्नर ने अपनी पिछले पॉलिसी के बाद की जो स्पीच थी उसमें ये खास जताया था, एक आभास दिया था कि उनके हिसाब से पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर क्रेडिट साइड में जो ग्रोथ आ रही है वो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई अंकुश लगना जरूरी हो जाता है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, और रिस्क वेट बढ़ाने से दो चीजें हासिल करी उन्होंने कि ग्रोथ जिसको करनी है वो करे, लेकिन आप कैपिटल एडिक्वेसी अपनी पहले बनाएं। और इसमें क्या होता है कि जब वेट बढ़ जाता है, अगर वेट 25% था और वो 100% हो रहा है, तो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ानी पड़ती है। तो एनबीएफसी के लिए जो मतलब अंधाधुंध जो एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, आपको इतने कॉल आ रहे होते थे, टॉप अप लोन्स के लिए कॉल आ रहे थे, वो सब अब थोड़े से थम जाएंगी। दूसरी चीज होगी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने से, क्योंकि आपको कैपिटल और लगानी है तो आपकी आरओई घट जाती है। 100 रुपए की कैपिटल पे आप 400 रुपए की लेंडिंग करते थे, अब आपको वो 400 रुपए की लेंडिंग के लिए कम से कम 200 रुपए लगाने पड़ेंगे। उसकी वजह से जो आरओई में थोड़ी सी कटौती होगी अर्षिता, उससे आपके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा, पर किस क्षेत्र के प्लेयर्स पे पड़ेगा जो इस टाइप की लेंडिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट थे ग्रोथ के लिए। उस लिहाज से आपके पास कुछ बैंक्स हैं जिनपे कंज्यूमर क्रेडिट बहुत ज्यादा था, आरबीएल हो गया, या टू सम एक्सटेंट क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई। और क्रेडिट तो इतना बड़ा है हिंदुस्तान में पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद, कि एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता बड़ी बैंक्स जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करके या हाउसिंग लोन्स, देखिए हाउसिंग लोन जैसे परे है, गोल्ड लोन्स परे है, तो इस टाइप के जो लोन्स जो इसमें नहीं कवर हो रहे, उनका पोर्टफोलियो, जिन बैंक्स का उस पोर्टफोलियो में से ज्यादा समावेश है उन चीजों का, उनके लिए ये कोई नुकसान कुछ नहीं होना है, कोई इंपैक्ट नहीं होना। तो मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक दी, एचडीएफसी बैंक के केस में कोई इस टाइप की आपत्ति कहीं नहीं आनी। तो ये फाइनली अब आपको ये मौका दे रहा है, इससे नुकसान कोई नहीं है। जो नीजक रिएक्शन जो आपने कहा वो क्या था कि अगर हमारा वजन बढ़ गया है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि कसरत करनी जरूरी है, थोड़ा वजन घटाइए। अब वो वजन घटाने का मौका मिल रहा है तो बैंक उल्टा इसमें से हेल्दी बन के निकलेंगे, या एनबीएफसी जो है वो हेल्दी बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और 6 महीने बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी सी नरमी आनी शुरू हो जाए, तो वो क्या होगा कि आपको ये ऑफसेट हो जाएगा, जो ये इसकी वजह से थोड़ा बेल्ट टाइटनिंग जिसको हम कहते हैं कि कमर कसी जा रही है, वो आपको थोड़ी सी वहां पे छूट मिल जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। मुझे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है चुनिंदा बैंक्स के अंदर निवेश करने की। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपने कहा जहां पर कुछ बैंक्स थोड़े से बैंक्स अब सेहत पर अपना ध्यान देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एंटिटी जिसकी वैसे भी सेहत बिगड़ी हुई है वो है एसबीआई कार्ड। हमने नंबर्स देखे हैं, दबाव देखने को मिला है, कंपटीशन इंटेंस है, रिवॉल्वर रेट्स की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। उसके लिए तो सबसे बड़ा झटका है। अब इस पेन से वो कैसे उभरेगा?
नहीं, उससे इनको थोड़ी सी इनकी जो लेंडिंग जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको थोड़ा सा उस पे वो बना बैलेंस करना पड़ेगा। जो नए क्रेडिट कार्ड्स की इश्यूएंस है वहां पे आप काफी रिजेक्शन रेट्स देखेंगे और जो एग्रेसिवली हर जने को जो भी आ रहा है उसको सिर्फ एक एसएमएस के जरिए आप वो कार्ड देने की तैयारी कर देते थे, वो सब नहीं होगा। सो व्हाट दे हैव टू डू इज स्टॉप नए जो क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंस है उसको रोका जाएगा और जो पुराने हैं उसमें जो जो बहुत सारी स्कीम्स में आपको ईएमआई बना के उसको वो रोटेट करते थे, वो सारा रिवॉल्विंग क्रेडिट जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपको काफी हद तक एक कंट्रोल वो दिखेगा कि उसको बंद किया जाए या बहुत सिलेक्टिव ज्योग्राफीज में किया जाए। तो जहां कलेक्शंस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड्स के साथ हर्षदा यही होता है कि आपको कलेक्शन का मैकेनिज्म कोई है नहीं, आप तो सिर्फ क्रेडिट दे रहे हो और ब्याज की उम्मीद में उसको लंबा करते जा रहे हो। सो वहां पे आई थिंक थोड़े से इनके प्रोडक्ट उसमें मिक्स में चेंज आएगा और बैलेंस वहां से ही आएगा, लेकिन इसको कम से कम 6 महीने 12 महीने लग जाते हैं। ये कोई चीज एकदम से इमीडिएटली आपको ही पता नहीं होगी, तो आदतें बदलनी मुश्किल है। तो जो नई नई स्कीम आ रही होती है, हर चीज में आप ले रहे हो उसमें ईएमआई बना के दिया जा रहा था, वो सब आप घटता हुआ दिखेगा। तो नई खराबी ना हो, मतलब नई लेंडिंग ना हो खराब तौर पे, और पुराने जो आउटस्टैंडिंग है वो करीब मेरे ख्याल से 43,000 करोड़ है एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स की तो लेंडिंग। सो दैट्स क्वाइट अ बिट, तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर करके उसमें से कंट्रोल किया जाए। ओके प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। अच्छा, लाइकली टू बी इनके एनआईएम्स पे इम्पैक्ट कौन से क्वार्टर से पड़ना शुरू हो जाएगा? और सर एक मान लीजिए मैं पीएमएस, आप पीएमएस चलाते हैं, आप इस घटनाक्रम के बाद, आरबीआई के इस डिसीजन के बाद विद इन द बैंकिंग एंड एनबीएफसीज अपने पोर्टफोलियो में कैसा बदलाव करना चाहेंगे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? किन किन एनबीएफसीज को अवॉइड करके एचएफसीज की तरफ, सिक्योर डोर वाले बैंक्स की तरफ जाना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग वीरू। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई आपके पोर्टफोलियो का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तब्दील किया जाए इस इन लाइट ऑफ दिस शॉकर। इसमें दो चीज होंगी कि पहली चीज तो आपने अगर बहुत सारे फिनटेक डिपेंडेंट एनबीएफसीज या एनबीएफसी डिपेंडेंट बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पहले ही था, तो वहां पे आपको एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड की ज्यादा थी और रिस्क भी आप ज्यादा कैरी कर रहे थे, तो उसमें से आपको थोड़ा सा हल्के से वो निकलना पड़ेगा कि भाई इसमें हम लोग अब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बैलेंस उसका थोड़ा सा स्क्यू रिस्क की तरफ हो गया। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं है या वेटेज उसका नहीं है और आपको एनबीएफसी क्षेत्र में एक्सपोजर फिर भी कायम रखना है, क्योंकि हमारे मार्केट की निफ्टी की 40% जो वेटेज है वो तो एनबीएफसी से आती है, तो आपको एचएफसीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। और एचएफसीज में आप ये देखिए, वाइल इंडिविजुअल बोरोअर रहता है लेकिन वो स्ट्रक्चर उसका ऐसा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और वहाँ एसेट लायबिलिटी मिसमैच जहाँ नहीं है वैसे ही आपको बहुत उम्दा कंपनीज मिलेंगी। पिछले दिवाली में आशीष के साथ में जब शो कर रहा था, अनुज और आशीष ने दिवाली पिक में एक हमने चुना था, चयन किया था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भी, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस आया, लेकिन उसका कहीं बोलबाला नहीं है। रीजन है कि उसमें रीस्ट्रक्चरिंग जो हो रही थी नए कंपनी ओनरशिप आने के बाद, उसका आपको असर दिखाया कि 390 से आज 790, लेकिन आगे चल के ये यहां से भी इतना अच्छा ग्रो हो सकता है क्योंकि इसके पास कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें इंपैक्ट नहीं होगी और आपके पास मार्केट खुला हुआ पड़ा है। होगा क्या, कंज्यूमर लोन की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगी वीरेंद्र, मैं उस पोर्टफोलियो से उसको लिंक करूंगा। हम बोरो करने के लिए हाउसिंग लोन ले लेंगे लेकिन कार का लोन हमको बहुत जल्दी नहीं शायद मिले, या पर्सनल लोन कोई व्हाइट गुड्स लेने के लिए ना मिले कि टीवी आपको लोन पे मिल रहा था। तो आपकी जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा फेरबदल आएगा कि भाई ये अब अलग चीजों से आप लोन लेके अपना शॉर्टफॉल पूरा करेंगे। उस केस में गोल्ड लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फायदा होता है, तो ऐसी बैंक्स चुने जहां पे, जैसे एचडीएफसी बैंक का मैंने उदाहरण दिया, उनके लिए क्रेडिट ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउसिंग लोन तो उनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है अब, और एट द सेम टाइम क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट साइड में भी साइकिल थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा है। तो वैसी बैंक्स में बैठिए जिसमें आपको ओवरऑल बैलेंस ग्रोथ मिले, ना कि एक ही सेगमेंट से आए। थोड़ा सा बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।